नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री, शपथ ग्रहण समारोह कल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भाजपा सरकार के नेतृत्व में राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ अफगानिस्तान में विकास और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 80 करोड़ 43 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.68% हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, भारत स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का बड़ा उत्पादक देश बन रहा है। देश भर में असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण में तेजी आई। ई श्रम पोर्टल पर अब तक 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण हुआ। भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के साथ 10 दिन का गणेश चतुर्थी उत्सव संपन्न। और दुबई में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे चरण के पहले मैच में मुंबई इंडियंस के साथ चेन्नई सुपर किंग्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं मुकेश कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। पंजाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब में पार्टी इकाई के प्रभारी हरीश रावत ने ट्विटर पर उनके नाम की घोषणा की। यह फैसला नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। श्री चन्नी पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे। वे उन मंत्रियों में से हैं जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध किया था। वो चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। श्री चन्नी 2015 से 16 तक पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि श्री चन्नी राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से आज शाम श्री रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मिले। श्री चन्नी ने कहा कि उन्होंने पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक के परिणाम के बारे में राज्यपाल को अवगत कराया है और सरकार बनाने का दावा पेश किया है। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। पंजाब के निवर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि पार्टी की अंदरूनी कलह से निपटने के तौर तरीकों में उन्हें अपमानित किया गया। पंजाब विधानसभा के चुनाव अगले वर्ष के शुरुआत में होंगे। मौजूदा सरकार का कार्यकाल 27 मार्च तक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य का परिदृश्य बदल गया है और सुरक्षा तथा सुशासन के मामले में जबरदस्त विकास हुआ है, जिससे राज्य में निवेश काफी बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है। निवेश के अनुकूल माहौल के कारण व्यापार सुगमता के लिहाज से राज्य दूसरे स्थान पर आ गया है, जबकि पहले यह 14वें स्थान पर था। प्रदेश इन और डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कराया। और कोरोना कालखंड में तो आपने देखा होगा डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई और वह निवेश भी हमारे यहाँ कहां से आया था? चीन से आया। चीन से निवेश भारत में और भारत में उत्तर प्रदेश में हो उत्तर प्रदेश के लिए एक उपलब्धि थी। और इस प्रकार के तमाम निवेश उत्तर प्रदेश में हुए हमारे नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार का भी माध्यम है। बड़े पैमाने पर 1 करोड़ 61 लाख से अंदर ही नौकरी और रोजगार की संभावनाएं हरी भरकम निवेश के माध्यम से प्रदेश के अंदर उपलब्ध होती हुई दिखाई दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना से पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा मिला है और अब उत्तर प्रदेश निर्यातक राज्य बन रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग की सुरक्षा, खुशहाली और कल्याण सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चालू की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कर रही है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने केंद्र सरकार की 44 योजनाओं को क्रियान्वित किया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 80 करोड़ 43 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 85 लाख 42 हजार से अधिक टीके लगाए गए। कल 38,945 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.68% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 26 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कल कोविड के 30,773 मरीजों का पता चला। इस समय देश में कोरोना के लगभग 3,32,000 उपचाराधीन मरीज हैं। अब तक 55 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में पहली से 5वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल कल से फिर खुल जाएंगे। एक रिपोर्ट। करीब 18 महीनों के बाद 20 सितंबर को पहली बार कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे भी स्कूल पहुंचेंगे। स्कूल खुलने से पहले स्कूलों की साफ सफाई के साथ सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। स्कूल खुलने के साथ प्राइमरी स्कूलों में 50% क्षमता के साथ कक्षाओं का संचालन होगा। खास बात यह है कि स्कूलों में माता पिता की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। इस बीच प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान का तीसरा चरण जारी है। राज्य में 26 सितंबर तक प्रत्येक पात्र व्यक्ति को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत यात्रा पर आए सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद से आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। कोविड महामारी शुरू होने के बाद सऊदी अरब की ओर से यह पहली मंत्री स्तरीय यात्रा है। दोनों मंत्रियों ने आपसी हितों के अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच किए गए रणनीतिक भागीदारी परिषद समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा की। दोनों पक्षों में समझौते पर हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों मंत्रियों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने अफगानिस्तान के घटनाक्रम तथा अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, G20 और GCC जैसे बहुराष्ट्रीय मंचों पर द्विपक्षीय सहयोग करने के लिए भी विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने पिछले साल कोविड महामारी के बावजूद G20 की सफलतापूर्वक अध्यक्षता करने पर सऊदी अरब को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान भारतीय समुदाय की मदद करने की भी सराहना की। डॉक्टर जयशंकर ने सऊदी अरब से यात्रा प्रतिबंधों में छूट देने का भी अनुरोध किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार बाजरा समेत अन्य पोषक मोटे अनाज, फल और सब्जियां, मछली, दुग्ध उत्पाद और जैविक उत्पाद जैसे परंपरागत खाद्य पदार्थों को लोगों के आहार में शामिल करने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में इनकी पैदावार भारत में तेजी से बढ़ी है और भारत स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का देश बन रहा है। श्री तोमर G20 कृषि मंत्री बैठक के दूसरे दिन एक सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री तोमर ने ऑनलाइन संबोधन में कहा कि पोषक मोटे अनाजों की महत्वपूर्णता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2030 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने की सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया। उन्होंने सभी राष्ट्रों से पोषक कृषि को बढ़ावा देने के लिए बाजरा वर्ष से संबंधित पहल का समर्थन करने की अपील की। श्री तोमर ने कहा कि आजादी के बाद भारत ने कृषि क्षेत्र में कई सफलताएं हासिल की हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र कोविड महामारी के दौरान अप्रभावित रहा है। पूरे देश में असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण में तेजी आई है और 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हो चुका है। अब तक 1 करोड़ 3,12,000 श्रमिक इस पोर्टल पर पंजीकरण करवा चुके हैं। इनमें से लगभग 45% लाभार्थी महिलाएं जबकि 57% पुरुष हैं। आंकड़ों के अनुसार बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल अधिकतम पंजीकरण संख्या के साथ इस पहल में अग्रणी हैं। पंजीकृत श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या कृषि और निर्माण क्षेत्र से है। भारत में इन 2 क्षेत्रों से सबसे अधिक रोजगार सृजित होते हैं। लगभग 48% पंजीकृत श्रमिक 25 से 40 आयु वर्ग के हैं। इसके बाद 21% पंजीकृत श्रमिक 40 से 50 आयु वर्ग के हैं। विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में सितंबर में अब तक 16,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश किया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में विदेशी निवेशकों ने देश के शेयर बाजार में 11,287 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 5,018 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस तरह 1 से 17 सितंबर के बीच भारतीय पूंजी बाजार में कुल विदेशी निवेश 16,305 करोड़ रुपए का रहा। पिछले महीने विदेशी निवेशकों ने 16,459 करोड़ रुपए का निवेश किया था।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री, शपथ ग्रहण समारोह कल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भाजपा सरकार के नेतृत्व में राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ अफगानिस्तान में विकास और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 80 करोड़ 43 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.68% हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, भारत स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का बड़ा उत्पादक देश बन रहा है। देश भर में असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण में तेजी आई। ई श्रम पोर्टल पर अब तक 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण हुआ। भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के साथ 10 दिनों का गणेश चतुर्थी उत्सव संपन्न। और दुबई में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे चरण के पहले मैच में मुंबई इंडियंस के साथ चेन्नई सुपर किंग्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न अवसरों पर उन्हें भेंट किए गए उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी में लोगों से भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे प्राप्त राशि नमामि गंगे कार्यक्रम पर खर्च की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें कई उपहार और स्मृति चिन्ह मिले हैं जिनकी नीलामी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इनमें भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों द्वारा दिए गए विशेष स्मृति चिन्ह भी शामिल हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आज रात 9:15 बजे से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है, सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन की। इसके अंतर्गत आज का विषय है पंचायतें और सहकारी समितियां। ये देश में पंचायतों और सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प और निष्ठा पर आधारित है। सीमा सड़क संगठन ने पिछले वर्षों में अपने कार्यबल में बड़ी संख्या में महिलाओं को शामिल किया है। इसने वाणिज्यिक पायलट स्तर पर लाइसेंस धारक महिला अधिकारियों को अधिकार, दायित्व और सम्मान देकर सशक्त बनाया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संगठन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वचनबद्ध है। देश आजादी का अमृत महोत्सव का 75वां वर्ष मना रहा है। साथ ही महिला सशक्तिकरण के प्रति सीमा सड़क संगठन के प्रयास भी जारी हैं। इस वर्ष अप्रैल में सुश्री वैशाली एस हिवासे ने विषमताओं और चुनौतियों से भरे इस क्षेत्र में मुनिसैरी बुगदियार मिलाम को जोड़ने वाले भारत चीन मार्ग पर कार्यरत 83 सड़क निर्माण कंपनी की बागडोर संभाली। संगठन ने 30 अगस्त को एक बार फिर इतिहास रचा, जब प्रोजेक्ट शिवालिक की मेजर आयना ने उत्तराखंड के चमोली स्थित पीपलकोटी में 75 आरसीसी की कमांडिंग ऑफिसर का पद संभाला। वे किसी सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली भारतीय सेना की पहली इंजीनियर अधिकारी हैं। पिछले 6 दशकों में सीमा सड़क संगठन ने सड़क निर्माण की विभिन्न भूमिकाओं और कर्तव्यों में लगी महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि की है। स्वतंत्र रूप से काम करने का प्राधिकार और दायित्व देकर उन्हें सशक्त बनाने का समेकित प्रयास किया जा रहा है। वायुसेना का श्रीनगर केंद्र आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस महीने की 26 तारीख को श्रीनगर की डल झील क्षेत्र में हवाई प्रदर्शन करेगा। रक्षा प्रवक्ता ने श्रीनगर में बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से इसकी शुरुआत करेंगे। हवाई करतब के दौरान वायुसेना की विमान फ्लाई पास्ट का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान दर्शकों को पैरा मोटर फ्लाइंग और स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा के प्रदर्शन को भी देखने का अवसर मिलेगा। सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले टीम 14 वर्ष के अंतराल के बाद घाटी में प्रदर्शन करेगी। वायुसेना के सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का भी प्रदर्शन होगा। इनके अलावा फोटो प्रदर्शनी भी होगी, जिसमें वायुसेना के इतिहास को दर्शाया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अगले सप्ताह विशेष कार्यक्रमों और समारोहों का आयोजन करेगा। वाणिज्य विभाग कल से वाणिज्य सप्ताह मनाएगा। देश भर में विभिन्न कार्यक्रम और समारोहों का आयोजन होगा, जिनमें आत्मनिर्भर भारत,
भारत उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में हरित और स्वच्छ विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में बताया जाएगा। देश भर के सभी 739 जिलों में खेत से विदेशी भूमि तक और निर्यातक सम्मेलन वाणिज्य उत्सव का आयोजन होगा। एक रिपोर्ट। वाणिज्य उत्सव 24 से 26 सितंबर तक होगा, जिसमें 700 से अधिक जिलों में निर्यातक सम्मेलन आयोजित होंगे। इसके अलावा विदेश व्यापार महानिदेशालय 100 जिलों में निर्यात और बाजार विकास सहायता तथा राज्य सरकारों के सहयोग से बड़े आयोजन करेगा। इनमें स्थानीय निर्यातकों और उद्यमियों के लिए विदेश व्यापार से संबंधित मुद्दों पर 2 से 3 घंटे के सत्रों का आयोजन होगा। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान देश के 5 क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर में 5 राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनियों का आयोजन करेगा। वाणिज्य सप्ताह के दौरान निर्यात संवर्धन से संबंधित 35 आयोजन होंगे। इनका आयोजन 21 और 22 सितंबर को 14 निर्यात संवर्धन परिषद करेंगी। इन आयोजनों में भारत को उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में दर्शाया जाएगा। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज कुमार। स्वतंत्रता आंदोलन के वे शब्द, नारे और कविताएं जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार करने का काम किया, उन्हीं शब्दों से गुथी माला से नई पीढ़ी को परिचित कराने के लिए आकाशवाणी समाचार प्रस्तुत करता है विशेष श्रृंखला धरोहर। परिक्रमा कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार को शाम 4:45 बजे इसे प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज जाने माने स्वतंत्रता सेनानी बलवंत राय गोपाल जी मेहता की पुण्यतिथि है। 19 सितंबर 1965 को भारत पाक युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वो अपनी पत्नी और कुछ अन्य लोगों के साथ जिस विमान में यात्रा कर रहे थे, उसे पाकिस्तानी वायुसेना ने मार गिराया। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 19 फरवरी 1900 को भावनगर में जन्मे बलवंत राय गोपाल जी मेहता 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और औपनिवेशिक दमन का जमकर विरोध किया। उन दिनों औपनिवेशिक दमन के विरुद्ध डटे रहना बहुत कठिन था। बलवंत राय मेहता ने कला स्नातक की पढ़ाई पूरी की, लेकिन देश प्रेम के चलते औपनिवेशिक सरकार से डिग्री लेने से इनकार कर दिया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में मौजूद साम्राज्यवादी शक्तियों पर अपना रुख सार्वजनिक करने के बाद वो सन 1920 में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और स्वाधीनता की लड़ाई में दिलो जान से जुट गए। उन्होंने गुजरात में स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 1921 में भावनगर प्रजा मंडल की स्थापना की। मेहता ने 1930 से लेकर 1932 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने अन्यायपूर्ण टैक्स लगाए जाने के विरुद्ध इतिहास प्रसिद्ध 1928 के बारडोली सत्याग्रह में भी सक्रिय भागीदारी की। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए 3 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। ब्रिटिश राज के दौरान बलवंत राय मेहता 7 साल जेल में रहे। सन 1957 में
उनकी ही अध्यक्षता में बनी समिति ने देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर अपनी रिपोर्ट दी, जिसे आज हम पंचायती राज के रूप में जानते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की ही रिपोर्ट की बुनियाद पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। इसी समिति ने स्थानीय निकायों को नियोजन और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण देने को कहा। मेहता का ये काम बेहद शानदार रहा, जिसका फायदा आज समाज के निचले वर्ग तक को मिल रहा है। पंचायती राज व्यवस्था को ताकतवर बनाने की संस्तुति के चलते ही बलवंत राय मेहता को पंचायत राज के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। समर्पण और दृढ़ व्यक्तित्व के धनी बलवंत राय मेहता अपने पीछे ऐसी अमर विरासत छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से इतिहास में उनका नाम सदा अमर रहेगा। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए, ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव क्विज के उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेजे जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। मुंबई की अदालत ने आज रिजवान नाम के एक संदिग्ध आतंकी को सोमवार तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस आतंकी को आज सुबह मुंब्रा क्षेत्र से महाराष्ट्र के आतंकरोधी दस्ते ने गिरफ्तार किया और उसे मुंबई की हॉलिडे अदालत के समक्ष पेश किया गया। आतंकरोधी दस्ते के अनुसार रिजवान का नाम जाकिर हुसैन शेख से पूछताछ के दौरान सामने आया था। जाकिर हुसैन शेख को महाराष्ट्र के आतंकरोधी दस्ते तथा मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने मिलकर गिरफ्तार किया था। आतंकरोधी दस्ता आतंकी मॉड्यूल में उसकी भूमिका की जांच कर रहा है। एक सप्ताह पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मॉड्यूल का खुलासा किया था। देश के विभिन्न भागों में भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ 10 दिन का गणेश उत्सव आज संपन्न हो गया। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने प्रतिमाओं को विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए केवल 10 ऐसे लोगों को मंजूरी दी जिन्हें कोविड टीका लगाया जा चुका हो। एक रिपोर्ट।
गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या इस जयघोष के बीच श्रद्धालु अपने पसंदीदा भगवान श्री गणेश को भावपूर्ण विदाई दे रहे हैं। कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष भी विसर्जन समारोह साधारण तरीके से मनाया जा रहा है। लोगों को गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी जैसे अन्य विसर्जन स्थलों पर जाने से मना कर दिया गया है। विसर्जन समारोह में ढोल और अन्य संगीत वाद्य यंत्र बजाने पर बंदी है, जिसकी वजह से लालबाग सा राजा, मुंबई सा राजा और अन्य प्रमुख गणेश मूर्तियों का विसर्जन इस साल जल्दी हो गया। राज्य में बीएमसी सहित अन्य नगर निकायों ने कृत्रिम तालाबों की व्यवस्था की है ताकि भक्तों को अपने घर के गणेश मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए सुविधा मिल सके। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच नई सुरक्षा संधि की आलोचना की है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने एक साक्षात्कार में कहा कि यह समझौता आपसी विश्वास का गंभीर उल्लंघन है और दोहरे रवैये को दर्शाता है। बृहस्पतिवार को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच एक सुरक्षा समझौते की घोषणा की गई थी। फ्रांस ने इस समझौते को गंभीर धोखा बताया है। इस समझौते के अनुसार अमेरिका परमाणु चालित पनडुब्बी के निर्माण की तकनीक ऑस्ट्रेलिया को उपलब्ध कराएगा। इस समझौते के कारण ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ कई अरब डॉलर पनडुब्बी समझौता फ्रांस के हाथ से निकल गया है। फ्रांस इस बात से भी नाराज है कि समझौते में शामिल देशों ने इस पूरे प्रसंग में उसे अंधेरे में रखा। समझौते की घोषणा से महज चंद घंटे पहले फ्रांस को इसकी जानकारी दी गई। इससे नाराज फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। इस त्रिपक्षीय समझौते को दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव को रोकने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। विभिन्न देशों में अफगानिस्तान के दूतावासों के भविष्य के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद उसके कई दूतावासों ने तालिबान की सरकार से संबंध तोड़ लिए हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी के हवाले से वहां की समाचार एजेंसी ने खबर दी है कि अफगानिस्तान के कुछ दूतावास स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं और उनके राजस्व के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अधिकारी ने बताया कि विदेश मंत्रालय के 80% कर्मचारी अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। अन्य देशों के दूतावासों के साथ संबंध बनाए रखना विदेश मंत्रालय के राजनीतिक विभागों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस समय इन विभागों में बहुत कम अधिकारी रह गए हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के 2 मामलों में मिली कारावास की सजा 6 महीने के लिए निलंबित कर दी गई है। गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने आज ढाका में यह जानकारी दी। श्रीमती जिया की सजा 4थी बार निलंबित की गई है। श्रीमती जिया की कारावास की सजा सशर्त निलंबित की गई है। उन्हें देश में ही इलाज कराना होगा और वह देश नहीं छोड़ सकती। श्रीमती जिया के परिवार ने सरकार से उनके इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे चरण में दुबई में पहले मैच में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला चल रहा है। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 9 ओवर में 4 विकेट पर 35 रन बना लिए हैं। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को आराम दिया है और उनकी जगह केरन पोलार्ड टीम की कप्तानी कर रहे हैं। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर के ज्यादातर शहरों इम्फाल, शिलंग, आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश होने की संभावना है। पोर्ट ब्लेयर, गुवाहाटी और अगरतला में बादल छाए रहेंगे और बौछारें पड़ सकती हैं। शिव प्रकाश मिश्र, आकाशवाणी समाचार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री, शपथ ग्रहण समारोह कल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भाजपा सरकार के नेतृत्व में राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ अफगानिस्तान में विकास और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 80 करोड़ 43 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.68% हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, भारत स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का बड़ा उत्पादक देश बन रहा है। देश भर में असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण में तेजी आई। ई श्रम पोर्टल पर अब तक 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण हुआ। भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के साथ 10 दिन का गणेश चतुर्थी उत्सव संपन्न। और दुबई में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे चरण के पहले मैच में मुंबई इंडियंस के साथ चेन्नई सुपर किंग्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।